हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए होंगे आपके, ऐसा मुझे पता है। और रही बात अब आगे की तैयारी की, तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए और अब हमें बैठे रहना है या थोड़े दिन रेस्ट करना है। अब हमें करना ये है कि हमारी अब जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं, मार्च में हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने ही है, तो हमें करना ये है कि अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में अभी से लग जाना है। रीजन इसका ये कि मान लीजिए आपने जब एग्जाम्स दिए होंगे तो हालांकि आपने पूरा सिलेबस कवर किया होगा, सब पढ़ के गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको ये लगे होंगे कि अरे ये पढ़ा तो था लेकिन ज्यादा ठीक से इसका आंसर हमें आ नहीं रहा, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हो सकता है कि हमें हार्ड लग रहे होंगे इसलिए हमने उनको ड्रॉप कर दिया होगा। तो अब ये जो 2 महीने हैं इनमें हमें करना ये है कि हमारी बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वो टॉपिक जो हमें अच्छे से आते हैं उनको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो जिनमें कुछ डाउट है उनको एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे, उससे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई काम है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो और थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे, और वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं उनको और थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं, टाइम को वेस्ट ना करके। और अब हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, मान लीजिए हम 80 स्कोर करने वाले हैं तो 90 की तरफ बढ़ेंगे, 90 करने वाले 95, 97 की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो अब जी जान से जुड़ जाना है किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और 1 बाय 1 करके और चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जाते हैं। कोई ऐसा टॉपिक चैप्टर हो नहीं जो कि हमें आता नहीं हो, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए कि बुक में से कहीं से कुछ भी हमसे पूछ लिया जाए तो हमें उसका आंसर आना चाहिए। ऐसी तैयारी होगी तब है मजेदारी वाली बात कि हाँ हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ाई में जुड़ जाते हैं। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो हमारा चैप्टर है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो सबसे पहली बात तो हमें 2 चीज मालूम होनी चाहिए, एक तो है एसिड और एक है बेस। इसे हिंदी में कहते हैं अम्ल, कि हमारे जो क्लासेस है हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी। और बेस जो होते हैं इनको कहा जाता है क्षार, ठीक है। वैसे तो आपने 8th क्लास से ही एसिड और बेस के बारे में पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि देखिए एसिड जो होते हैं ना, ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, और एसिडस जो शब्द है इसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो एसिड जो है ये वो पदार्थ हैं जिनको जब हम टेस्ट करें तो ये खाने में हमें कैसे लगने चाहिए, खट्टे लगने चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे टेस्ट में होते हैं, सॉर टू टेस्ट। सॉर टू टेस्ट का मतलब स्वाद में खट्टे स्वाद के होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड। कौन कर देते हैं, एसिड, ठीक है। तो एसिड जो है ये करते हैं ब्लू लिटमस को रेड, यानी कि नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये तो बात हुई किनकी, एसिड्स की, ठीक है। तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, लेकिन छूने पर चिकने। सोपी टू टच। सोपी मैंने इसलिए लिखा कि जब इन्हें छुआ जाता है तो ये बिल्कुल साबुन की तरह चिकने होते हैं। और रही बात लिटमस की, तो ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ब्लू, यानी कि लाल जो लिटमस पेपर है उसको कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये तो बात हो गई जनरल इंट्रोडक्शन एसिड और बेस की, ठीक है। लेकिन अब जब हम ये पढ़ रहे हैं ना बार बार लिटमस लिटमस, तो ये लिटमस है क्या, इसको तो जाने, ठीक है। तो लिटमस जो है ये है एक नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस के बारे में हम जाने कि जो लिटमस होता है ये थैलोफाइटा जो ग्रुप है उसका एक प्लांट होता है, ठीक है। और ये जो लिटमस पेपर होता है एक डाई जिसको हम कह सकते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप की एक लाइकेन होती है ये थैलोफाइटा, और ये क्या है, एक लाइकेन है। लाइकेन जानते हैं,
लाइकेन जो होती है ये एल्गी और फंजाई से के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, जिसे लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लिटमस पेपर, लिटमस होता है ना, लिटमस डाई कह सकते हैं इसको, ये डाई है। ठीक है, जब ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि एसिड या बेस किसी के साथ नहीं होता है, तो इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब ये है क्या लिटमस? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चले और हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अब आगे, कि चैप्टर हमको क्या क्या चीजें बता रहा है। तो देखिए, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का मतलब यहाँ ये है कि ये वो पदार्थ हैं जो किसी और पदार्थ की जानकारी हमें दे रहे हैं। जैसे कि हमने किसी एसिड को ब्लू लिटमस पर डाला, वो रेड हो गया, तो हमें ये पता चल गया कि ये एसिड है, यानी कि हमें इंडिकेट हो गया। देखकर हम उसे नहीं पहचान पा रहे कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन लिटमस टेस्ट करने पर हमें ये पता चल रहा है कि वो एसिड है या बेस है। तो वहां हमको इंडिकेशन कौन दे रहा है? लिटमस पेपर दे रहा है, इसलिए इनको इंडिकेटर कहा जाता है। यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे प्राकृतिक सूचक। इंडिकेटर यानी सूचक। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर्स होते कौन से हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो जो कि हमें मिल रहे हैं कहां से? नेचर से। तो पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो तो हो गया हमारा लिटमस। लिटमस के बाद दूसरा जो इंडिकेटर है हमारा वो है टर्मरिक। ये हो गया लिटमस। टर्मरिक यानी हल्दी। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में अगर जैसे कभी हल्दी लगी हुई है हाथों पे, या कोई हमारे कपड़े होते हैं ना, उन पर अगर कोई करी या सब्जी का दाग लग जाता है, तो अगर आपने कभी वहां साबुन लगाया हो कपड़े धोने के लिए, तो ये ध्यान दिया होगा आपने कि वो जो सब्जी जहां कपड़े पर लगी हुई है ना, वहां पर जब हम साबुन लगाते हैं तो होता यह है कि वो एकदम जैसे ब्लड का कलर होता है वैसे ही रेड कलर की हो जाती है, और जब हम उसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं तो वो दोबारा येलो कलर की हो जाती है, यानी सब्जी जैसा दाग हो जाता है, और 2-3 बार धोने में वो साफ हो जाता है। या हाथों में भी आपने कभी ध्यान दिया हो ना, तो कभी करी या सब्जी वगैरह लगी हुई रह जाए और हम साबुन लगाए तो हाथ भी हमारे एकदम लाल लाल हो जाते हैं। तो वहां ये हल्दी जो है ये क्या करती है? हल्दी है, और साबुन कैसा है? बेस है, उसके साथ मिलकर ये अपने इंडिकेटर इफेक्ट को शो करती है। क्लियर है? इसके अलावा रेड कैबेज की पत्तियां, लाल पत्ता गोभी, उसकी पत्तियों को भी जब हम पानी में भिगो लेते हैं, और वो जो पानी होता है ना, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसके अलावा पिटूनिया जो पुष्प है ये भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। गुड़हल, हिबिस्कस जो है, उसकी लीव्स भी इंडिकेटर की तरह काम करती है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह। ये तो बात हुई नेचुरल इंडिकेटर की। अब हम जाने सिंथेटिक इंडिकेटर्स को या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमारे को याद करने हैं वो हमारी बुक में 2 दे रखे हैं, एक है फिनोफ्थेलिन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। इनके दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थेलिन। हिंदी में इसको लिखेंगे मेथिल ऑरेंज, ये। अब यहां तक जो हमने पढ़ लिया, देखिए इसमें से हमारे 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहली बात तो ये कि एसिड और बेस लिटमस टेस्ट के आधार पर किस लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा ये तैयार हो गया कोई 2 नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम या कोई 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम, 2 क्वेश्चन हमारे ये तैयार हो गए। इसमें से ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। इसके बाद अगली जो सीरीज है इंडिकेटर्स की वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनके बारे में हम जानते हैं। नोट हो गया होगा ये, चलिए आगे चलते हैं।
और अब हम जानते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखिए ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ना, ये जुड़ा हुआ है हमारी नाक से, ठीक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनको हिंदी में कहते हैं गंधीय सूचक। अब गंध का ज्ञान हमें कहां से हो रहा है? हमारी नाक से, इसलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जुड़े हुए हैं हमारी नाक से। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं कि प्याज होता है ना, प्याज, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और एक साफ कपड़ा ले लेते हैं, छोटा ज्यादा बड़ा नहीं, और इन दोनों को एक पॉलीथीन पैकेट में डालकर अच्छे से बांधकर और फ्रिज में रख देते हैं रात भर के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि उस कपड़े के अंदर वो जो प्याज है उसको हमने छोटा छोटा काट के रखा है, तो उसका रस वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो प्याज की महक है वो भी उस रस के उस कपड़े के अंदर चली जाएगी। अब अगले दिन हम क्या करते हैं कि उस कपड़े को और वो प्याज के जो टुकड़े उनको बाहर निकाल लेते हैं। प्याज के टुकड़ों को तो रात भर के कट्टे में फेंक देते हैं, स्मेल हो जाएगी। और वो जो कपड़ा है ना कॉटन का, जिसको कि हमने उन प्याज के साथ रखा था, उसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम कि एक जो टुकड़ा है उस पर तो कोई एसिड डालते हैं और दूसरा जो टुकड़ा है ना उस पर कोई बेस को डालते हैं। एसिड है मान लीजिए नींबू का रस ही डाल दिया, और बेस है अगर तो मान लीजिए साबुन का पानी ही डाल दिया। तो हम ये देखते हैं कि जिस कपड़े के ऊपर वो जो कपड़ा था ना प्याज के रस वाला, जिस हिस्से पर एसिड डाला जाता है उसमें तो स्मेल अलग आती है, और जिसमें हम कोई बेस डालते हैं उसी कपड़े के ऊपर, वही प्याज के रस वाला कपड़ा, तो हमें स्मेल अलग आती है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, इन्होंने हमें क्या बताया कि इनको एसिड में रखा जाए तो ये अलग स्मेल देते हैं और बेस में रखा जाए तो अलग स्मेल देते हैं। यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं या अलग अलग तरीके से एसिड और बेस की प्रेजेंस को बताते हैं। तो ये तो हो गए कौन से? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि वो इंडिकेटर्स विच शो different smell in acid and basic mediums। यानी कि गंधीय सूचक क्या है? जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई किनकी? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो जो अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस करें एसिडिक और बेसिक मीडियम में, यानी कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करें, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछे जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल एक तो हमने पढ़ ही लिया, प्याज का रस, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है वनीला। वनीला ये वही जिसकी हम आइसक्रीम खाते हैं ना, वनीला फ्लेवर की, ये वही। एक है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। लौंग वही जो हम मसाले में डालते हैं, ब्लैक कलर की होती है। ये बात हुई किसकी? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। अब हमारे चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। एसिड और बेस में अंतर तैयार हो गया, ठीक है। एसिड और बेस में अंतर के बाद हमने जान लिया लाइकेन के बारे में, जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का है, और हमने जो हमारे लिटमस था उसके बारे में हमने जान लिया। 2 हमने प्राकृतिक सूचक याद कर लिए, नेचुरल, 2 हमने कर लिए सिंथेटिक, और 2 हमने कर लिए तैयार ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे करके हमारे लगभग 5 क्वेश्चन छोटे छोटे इस चैप्टर में से तैयार हो गए। चलिए, अब हम अपने चैप्टर पर आगे चलते हैं, और आगे अब हमारा चैप्टर जो है वो हमें बता रहा है कि किस तरह एसिड और बेस जो है, किस तरह एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो चलिए, हमारी बुक में जो हमको समझा रखा है पहले उसको समझते हैं। हमारी बुक में बता रखा है हमें। अब हम क्वेश्चन क्या पढ़ना है पहले तो ये नोट करें
कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी कि अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ें तो हम ये देखें कि हम एक प्रैक्टिकल करके ही देख लें कि ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है। ठीक है, यहां इसमें हमने एक कॉर्क लगा दिया है, ये बंद कर दिया है इसको, लेकिन थोड़ा सा जगह रखा है। यहां से एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब निकाल दी है। ठीक है, देखिए अब ध्यान देने वाली बात ये है, इनके बेस सेम होने चाहिए, है ना। मैं तो चलिए बनाती हूँ, लेकिन आपको ध्यान ये देना है। देखिए इनके बेस सेम होंगे, या फिर क्या होगा कि ये थोड़ा ऊपर होगा और ये थोड़ा नीचे होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब तो काफी छोटी है, तो हम ये करें कि इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। क्योंकि टेस्ट ट्यूब तो किसी स्टैंड में लटकी हुई होगी ना, तो यहाँ ये जो स्टैंड होगा, ये देखिए ये स्टैंड है ना, इससे हमने इसको फिक्स कर रखा है। और आप थोड़ा सुंदर सा बनाना है ना। चलो, ये एक टब है, इसमें मैंने साबुन का पानी भर रखा है। ये स्टैंड हो गया हमारा। अब देखिए करना क्या है हमको, चलिए अब क्या करना है, देखो कि ये जो है ना हमारी टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने जिंक पिलेट्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, जिंक पिलेट्स, छोटे छोटे टुकड़े या कुछ भी लिख सकते हैं अपन, है ना। और प्लस इसमें हमने डाल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 लिख दूं। ठीक, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब होगा क्या, गरम गरम कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिड है, ये रिएक्ट करेगा किससे, मेटल से। और क्या होगा कि यहाँ छोटे छोटे बुलबुले हमको दिखाई देंगे, और ये जो छोटे छोटे बुलबुले हैं ना, ये यहां से निकलेंगे छोटे छोटे बुलबुले इनकी रिएक्शन से। और होगा क्या, यहाँ पर ये बुलबुले बाहर निकलते हुए, अब क्या होगा, ये साबुन का पानी है तो इसमें बुलबुले उत्पन्न होंगे। अब हुआ क्या कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई गैस बनाते हैं। वो गैस यहां से ट्रांसफर होती है, कहां जाती है, यहां पर घूमती घूमती। और क्योंकि ये साबुन का पानी है, सोपी वाटर, साबुन का पानी, तो ये बुलबुले उत्पन्न करती हैं। अब हमें कैसे पता चले कि ये जो बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं कौन सी गैस के हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक जलती हुई कैंडल ले जाते हैं, और जैसे ही हम जलती हुई कैंडल को इस टब के पास ले जाते हैं तो पट पट की आवाज के साथ, यानी पॉप साउंड के साथ, वो मोमबत्ती जो है वो जलने लग जाती है, जो ये डिनोट करती है कि ये जो निकलने वाली गैस है कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। जब भी आपको ये कहीं लिखा हुआ दिखे कि पॉप साउंड के साथ मोमबत्ती की ज्वाला जलने लग जाती है, तो ये कंफर्म है कि वहां कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो अब एक बात बताइए कि जब ये प्रैक्टिकल हमने पढ़ लिया, तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि हाउ इज हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, या हाउ कैन वी प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब हमने पढ़ा तो ऐसे है, तो ये हमें कैसे पता चले, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर एस्पेक्ट हमें मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी, तो भी तो हम ये बना सकते हैं। क्वेश्चन दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखें, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब, एड 5 ml concentrated H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड इन इट विद सम जिंक पेलेट्स, यानी कि क्या लिखेंगे कि एक परखना ले लेंगे, या चलिए पहले इंग्लिश में बोल लेते हैं फिर हिंदी में बोलेंगे
ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए कि वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब, एड 5 ml concentrated H2SO4 plus some zinc pellets in it. After some time we see that small bubbles are coming out in the test tube. ठीक, these bubbles enter in the soap water solution and small bubbles come out from the solution. When we test the gas, we take a candle and put it near the tub. The candle starts pop sounds. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, दिस इंडिकेट्स दैट द गैस विच इज लिबरेटिंग फ्रॉम द सोप वाटर टब इज हाइड्रोजन गैस. अब हम बात करें अगर हिंदी में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि हमने क्या किया कि एक परखनली ले ली, परखनली के अंदर हमने जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल दिए, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया. कुछ देर बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं. ये परखनली में से होते हुए साबुन के पानी से भरे टब में जाते हैं. वहां जाने के बाद बुलबुले जो उत्पन्न हो रहे हैं उनका पता करने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं. वो पॉप पॉप की ध्वनि के साथ जलने लग जाती है, जो ये बताती है कि ये जो निकलने वाली गैस है ये कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है. तो ये बात हो गई किसकी, कि प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन गैस को कैसे बना सकते हैं. यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल. यहां पर हमने ये तो किया कि एसिड और मेटल को मिला दिया, तो एसिड प्लस मेटल मेक्स सॉल्ट प्लस H2. अब यहां पर देखिए एसिड क्या है, H2SO4, मेटल कौन है, जिंक, और क्या बन गया, ZnSO4 सॉल्ट बन गया. और कौन सी गैस बाहर निकल, एरो मैंने बना दिया, इसका मतलब ये लिबरेट हो रही है या बाहर निकल रही है. और इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. अब ये तो बात हुई इनकी एसिड्स की. अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी सेम ही रिएक्शन देते हैं, यानी कि बेस भी मेटल्स के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करते हैं. तो बेस का एग्जांपल हम देख लें. ये किसके लिए हो गया, एसिड्स के लिए. तो बेस भी मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करते हैं. तो बेस का एग्जांपल देखिए, जैसे NaOH ये एक बेस है, जिंक मेटल के साथ ही मिल जाता है. यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में हम जिंक मेटल को डालते हैं तो भी यही होता है कि यहां पर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनते हैं. और इस तरह हमने ये पढ़ लिया कि एसिड और बेस जो हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. ठीक है, चलिए अब एक हमने पढ़ लिए एसिड और बेस पढ़ लिए. एक चीज और है, एल्केलाई क्या होते हैं. अब हम ये पढ़े व्हाट आर एल्केलाई. देखिए क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केलाई, यानी कि क्षार व क्षारक में क्या अंतर है. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में कि आप ये तो पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमने पढ़ा अम्ल और क्षार क्या है, अम्ल और क्षार बार बार पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस पढ़ रहे हैं. तो फिर ये जो वर्ड है एल्केलाई या ये जो वर्ड है क्षारक, ये क्या चीज है. क्षारक हिंदी में तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि है कुछ ना कुछ क्षार यानी कि बेस से रिलेटेड, लेकिन अब वास्तव में ये है क्या, तो उसके बारे में हमारे को जानना जरूरी है. पहली बात तो ये देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सभी क्षार जो होते हैं ना जल में विलय नहीं होते हैं. तो जितने भी बेस है ना, सारे बेस जो है वो पानी में घुलते नहीं है. अब हम बात करें किसकी, एल्केलाई या क्षारक की. ठीक है, तो एल्केलाई इज द बेस, ये हमारा आंसर निकल के आ गया. एल्केलाई इज द बेस
which dissolves in water। अंतर आ गया समझ में कि क्षारक वे क्षार हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं यानी कि जो जल में घुलनशील नहीं होंगे वो क्या होंगे, क्षार, और जो पानी में घुल जाएंगे वो क्या होंगे, क्षारक। ठीक है, यानी कि वो बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे वो तो बेस ही रहेंगे, और वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, एल्केलाई कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ क्या क्या लिया ये हम नोट कर लें एक बार। तो हमने पढ़ लिया एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, फिर हमने पढ़ लिया कि हाउ इज हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, या फिर हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केलाई, यानी कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से क्लास आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।